गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो आज भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके आंसर्स को याद करिएगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिक जीके के पॉइंट्स मैं रोज़ आपको बताता हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ, तो आज भी बताऊँगा। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट करिएगा, याद करिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन आप खुद से अपनी नोट्स बना सकते हैं, ठीक। और ख़ास तौर पे स्टैटिक पॉइंट्स को अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, खुद से रिसर्च करके उसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। और इस नोट्स को एग्जाम टाइम में जरूर रिवाइज करके जाइएगा। देखिए क्या होता है कि इवेंट्स लगभग सेम होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, हम ढेर सारे क्वेश्चंस तो करने बैठ जाते हैं, लेकिन जो इवेंट्स होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक। चाहे वो स्पोर्ट्स कैटेगरी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक का हो, चाहे वो साइंस एंड टेक का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, ठीक। इवेंट्स पे बेस्ड जो डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज होते हैं ना, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना के दे देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्टैटिक जीके का, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट किया करिए और खुद से रिसर्च किया करिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसमें जो मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुख्य अतिथि यानी कि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस द्वीप राष्ट्र के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पहुंचे हैं और ये एक द्वीप राष्ट्र है, वहाँ का 50वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देश है सेशल्स, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ये भी दिमाग में रखिए। और इस यात्रा के दौरान यहाँ पे कुछ समझौते भी हुए हैं, ठीक। और ये 19 प्रमुख समझौते हुए हैं, इन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ख़ासतौर पे स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों, रक्षा क्षेत्रों और डिजिटल भुगतान पे किए गए हैं, ठीक है। अगर स्टैटिक पॉइंट को समझें तो सेशल्स को 29 जून 1976 को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से पूरी तरह स्वतंत्रता मिली थी। विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। सेशल्स की आधिकारिक मुद्रा सेशलाइज रुपया है, यानी कि SCR है, ठीक। और सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश है। तो ये आप अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घोषित किया गया नया हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जेवर और लखनऊ के रास्ते आपस में जोड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखिएगा और डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो रेल मंत्री हैं जी, और तो रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है, ठीक। और ये जेवर और लखनऊ के रास्ते जाएगा, लेकिन प्रमुख जो शहर हैं किनको जोड़ेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है दिल्ली और वाराणसी। जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको याद रखनी, इस पर बेस्ड MCQ जिस तरह बन सकता है। स्टैटिक पॉइंट को समझते हैं। तो ये राजधानी और वाराणसी के बीच ट्रेन चलेगी और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होगी इसमें इन दो शहरों के बीच की जो यात्रा का समय है वो 1 घंटा 40 मिनट ही रह जाएगा। सोचिए, दिल्ली से वाराणसी का समय सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट में, मतलब इसको मान के भी चलो कि 2 घंटे, है ना। और अभी क्या लग रहा है, अभी कम से कम मेरे ख्याल से 13 से 14 या 15 घंटे तो लगते ही हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा। अच्छा, स्टडी पॉइंट को समझते हैं। अभी पहला जो निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है इंडिया का, वो है मुंबई अहमदाबाद, ठीक है। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है MAHSR, ठीक है। और जो हाई स्पीड रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन होगा, इसकी जो जिम्मेदारी होगी, ठीक, इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके लिए एक अलग से यहाँ पे मतलब कंपनी कह लीजिए, एसोसिएशन एक तरीके से बना दिया गया है, ठीक। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHSRCL, ठीक है। इसकी स्थापना 2016 में होती है। तो स्थापना वर्ष याद रखिए और NHSRCL ये याद रखिए, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, एब्रीविएशन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2030 तक प्रदूषण घटाने के लिए किस राज्य या यूटी ने नई EV नीति को मंजूरी दी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मार्च 2030 का टारगेट रखा गया है कि प्रदूषण को बहुत निम्नतम स्तर पर लाया जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की नीति मंजूर कर दी गई है, एक बाकायदा पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली ने एक तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि अप्रैल 2028 से दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह से केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ही आरक्षित हो जाएगा। मतलब कि अप्रैल 2028 तक आते आते कई सारे फेजेज में जो पेट्रोल और CNG के दोपहिया वाहन हैं, इनके रजिस्ट्रेशन को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा, ताकि
पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि दिल्ली कैबिनेट के द्वारा जो पारित नीति है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 30 लाख से कम कीमत वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कार होंगी उनको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से 100% छूट दी जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये छूट के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और अमाउंट याद रखिए, 30 लाख से कम कीमत वाले जो इलेक्ट्रिक कारें होंगी, ठीक, उनको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से 100% छूट मिलेगी। ठीक। अच्छा, स्टैटिक पॉइंट को समझते हैं। आज की डेट में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसकी जो एक तरीके से लाइफ है, ठीक, या जो एनर्जी का सोर्स है वो लंबी एक तरीके से एनर्जी देने वाला, लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने वाला है लिथियम आयन बैटरी। ठीक, ये तकनीक पे ही आज की डेट में पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिपेंड है। ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि इंडिया में लिथियम का जो एक तरीके से रिजर्व है वो कहाँ पाया गया है। ठीक, तो ये आपके लिए क्वेश्चन भी है, इसको ज़रूर आप मेरे कमेंट में आंसर करें। ठीक, और चूँकि ये क्या है कि आने वाले समय में यही कि बड़ा एक तरीके से रिसोर्स होने वाला है एनर्जी का, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, एनर्जी एंड रिसोर्सेज के टर्म में। एक और चीज़ यहाँ पे है कि भाई भारत में जो भी ईवी की खरीदारियाँ होंगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसके लिए जो सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए फेम योजना चलाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ फेम से भी क्वेश्चन बन सकता है। फेम का फुल फॉर्म क्या होगा? फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI के सर्वोच्च सम्मान SJFI मेडल से किस दिग्गज खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के टर्म में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, विश्वनाथन आनंद को SJFI मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद एक बड़ी ही रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी है ना, भारत के गौरव हैं, और वर्तमान में ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और चीज़ जानिए कि ये जो मेडल दिया गया है वो के श्रीकांत के द्वारा दिया गया है, जो कि 1983 में विश्व कप के विजेता टीम में शामिल थे। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक पॉइंट और समझते हैं विश्वनाथन आनंद के टर्म में कि विश्वनाथन आनंद जो है वो 1988 में भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ये बड़ा गौरव है, ये याद रखिएगा। और 1991-92 भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता है, उसके सबसे पहले ये प्राप्तकर्ता भी थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसको बोला जाता है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। अब ये दोनों एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे हो गया, स्थापना पेरिस में होती है और यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये इस तरीके से आप जो डिफर पॉइंट्स रहते हैं उनको भी याद रखा करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की उस स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C प्रणाली का नाम क्या है, जिसे हाल ही में अंतिम परिचालन मंजूरी यानी कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस FOC प्रदान की गई है? तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है नेत्रा। जी हाँ, तो ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी, ठीक, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। मतलब जब क्या होता है, एयरफोर्स को वॉर में बहुत सारी मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक, स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल ये सिस्टम क्या होगा, एयर में कौन सा दुश्मन का वेपन आ रहा है, किस स्पीड के साथ आ रहा है, या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक, ये सब नेत्रा जो है यहाँ पे अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, और एक मतलब एयरफोर्स की जो मल्टीप्लायर क्षमता है उसको ये बढ़ाएगा। ठीक, नेत्रा प्रणाली को बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, जो कि DRDO की प्रमुख लैब है। अच्छा, AEW&C प्रणालियाँ विमान की ऊपरी सतह पर लगे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंड एरे, ऐसा रडार इसको बोलते हैं, इसके जरिए उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के विमानों, मिसाइल हो, ड्रोन हो, उनका पहले ये पता लगा लेता है ना। तो कुल मिला के वही है कि जो एयरफोर्स की या एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स होंगे, ठीक, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किसको टारगेट करेंगे, कौन सी मिसाइल आ रही है, कौन सा ड्रोन आ रहा है, कौन सा विमान आ रहा है, इसको ये पता लगा लेगा। ठीक, तो बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और सबसे खास बात यह है कि ये भारत की टेक्नोलॉजी है, यानी कि इंडिजिनस डेवलप टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो रिवाइज करके इनको जरूर जाइएगा, स्टैटिक पॉइंट्स को और खुद से सर्च करके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।